प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत मध्य प्रदेश में 1,75,000 परिवारों को गृह प्रवेश। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गृह प्रवेशम कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने की लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। संसद के मॉनसून सत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता सूची में 23 नए विधेयक। अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले 11 विधेयक सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल। राज्यसभा और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की रविवार को होगी बैठक। अयोध्या फैक्ट्री बोर्ड की निगमीकरण की निगरानी के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह का गठन। समूह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार भी शामिल। अयोध्या फैक्ट्री बोर्ड की स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता में सुधार लाने के लिए निगमीकरण। स्टार्टअप को समर्थन के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग का दूसरा संस्करण जारी। गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने कारोबार करना सुगम बनाने, उत्पादकता बढ़ाने और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने की दिशा में किया श्रेष्ठ प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, स्टार्टअप के इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार के कदमों को मिल रहे हैं अच्छे नतीजे। और कोरोना महामारी के मद्देनजर पेंशन भोगी बुजुर्गों को बड़ी राहत। जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में सरकार ने दी ढील। अब 1 नवंबर से 31 दिसंबर तक जमा करा सकते हैं प्रमाण पत्र। 80 साल से अधिक उम्र के पेंशनर्स के लिए 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सुविधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत तैयार किए गए आवासों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन करेंगे। इन सभी घरों को वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान पूरा किया गया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री योजना के हितग्राहियों से सीधा संवाद भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बने 1,75,000 घरों का उद्घाटन करेंगे। सरकार का लक्ष्य 2022 तक देश में सभी के लिए आवास मुहैया कराना है। इसके लिए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की शुरुआत हुई थी। अब तक इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 1 करोड़ 14 लाख मकान पहले ही तैयार किए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 17 लाख गरीब परिवारों को इस योजना का फायदा मिला है। PMAY के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए का 100% अनुदान दिया जाता है। योजना के लाभार्थियों को मनरेगा के तहत 90 से 95 दिन की मजदूरी दी जाती है और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, मनरेगा या धन के किसी अन्य समर्पित स्रोत के जरिए शौचालयों के निर्माण के लिए 12,000 रुपए की सहायता राशि भी दी जाती है। योजना के तहत 2022 तक 2 करोड़ 95 लाख घर बनाने की परिकल्पना की गई है। इस योजना को केंद्र और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत LPG कनेक्शन प्रदान करने, बिजली कनेक्शन, जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करने के साथ जोड़ने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह प्रवेशम कार्यक्रम को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि 2022 तक देश के हर परिवार को घर देने के लक्ष्य की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत तैयार किए गए ये घर इस बात का सबूत है कि कोरोना महामारी भी विकास कार्यों में बाधक नहीं बन सकी है। संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से शुरू हो रहा है। वैसे तो संसद के दोनों सदनों में लंबित 42 विधेयकों में कई सरकार की प्राथमिकता वाले विधेयक हैं। स्थायी समितियां कुछ अहम विधेयकों पर अपनी रिपोर्ट भी दे चुकी हैं। इन विधेयकों में से कुछ मॉनसून सत्र के दौरान पारित हो सकते हैं, लेकिन मॉनसून सत्र में सरकार 23 उन नए विधेयकों को पारित कराना चाहती है जो मौजूदा चुनौतियों के लिहाज से बेहद अहम हैं। इसमें भी 11 अध्यादेशों को प्रस्तावित करने वाले विधेयक सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में हैं।
राज्यसभा के 252वें सत्र और 17वीं लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान बिना किसी अवकाश के लगातार बैठकें 14 सितंबर से 1 अक्टूबर तक होंगी। 18 कामकाजी दिनों में सरकार कई अहम विधेयकों को पारित कराना चाहती है। लोकसभा के एजेंडे में वित्तीय कामकाज भी हैं और 2020-21 की अनुपूरक अनुदान मांगों की पहली खेप के साथ 2016-17 की अतिरिक्त अनुदान मांगों पर चर्चा और मतदान भी होना है। इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों पर चर्चा कर राज्यसभा को लौटाना भी है, लेकिन सबसे अधिक प्राथमिकता में वो 11 विधेयक हैं जो अध्यादेशों को प्रतिस्थापित करने वाले हैं। विपक्ष दोनों सदनों में इन विधेयकों के लिए परिनियत संकल्प का उपयोग करने जा रहा है। अध्यादेशों की जगह लेने वाले विधेयकों में महामारी रोग संशोधन विधेयक 2020, मंत्रियों का वेतन और भत्ते संशोधन विधेयक 2020, संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन संशोधन विधेयक 2020, किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा विधेयक 2020, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं संबंधित किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता विधेयक 2020, भारतीय केंद्रीय चिकित्सा परिषद संशोधन विधेयक 2020, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद संशोधन विधेयक 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020, दिवाला और शोधन अक्षमता दूसरा संशोधन विधेयक 2020, बैंकारी विनियमन संशोधन विधेयक 2020, कराधान और अन्य विधियां कतिपय प्रावधानों से छूट विधेयक 2020 शामिल हैं। उच्च सदन में मॉनसून सत्र के दौरान पेस्टिसाइड मैनेजमेंट विधेयक भी सरकार की प्राथमिकताओं में है। ये राज्यसभा में 23 मार्च को प्रस्तुत किया गया था। इस पर पहले उच्च सदन में विचार होगा, फिर लोकसभा भेजा जाएगा। राज्यसभा की प्रवर समिति ने सरोगेसी विधेयक पर पिछले सत्र के दौरान अपनी रिपोर्ट दी थी। उसकी सिफारिश पर ही सरकार सरोगेसी के साथ ही ART विधेयक भी इस बार ला रही है। इस तरह मॉनसून सत्र के दौरान अन्य विधेयकों के साथ सरकार की प्राथमिकता 1 दर्जन नए विधेयकों को लेकर भी है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी संशोधन विधेयक 2020, वित्तीय अनुबंधों की द्विपक्षीय नेटिंग विधेयक 2020, कारखाना विनियमन संशोधन विधेयक 2020, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण संशोधन विधेयक 2020, राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020, सहायक प्रजनन तकनीक विनियमन विधेयक 2020, जम्मू और कश्मीर राजभाषा विधेयक 2020, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2020, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020, लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 2020, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और पुनर्वास संशोधन विधेयक 2020, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण संशोधन विधेयक 2020 शामिल हैं। पिछले 3 सत्रों के दौरान दोनों सदनों में विधायी कामकाज शानदार रहा। सबसे अधिक काम लोकसभा चुनाव के बाद हुए पूर्ण बजट सत्र 2019 में हुआ, जब लोकसभा ने 35 और राज्यसभा ने 32 विधेयक पारित कर रिकॉर्ड बनाया। इनमें से कई ऐसे थे जो लंबे समय से संसद की मंजूरी की राह देख रहे थे। उच्च सदन ने कुल कामकाज का बड़ा हिस्सा विधायी कामों में लगाया। सरकार इस बार भी यही गति बनाए रखना चाहती है। और इस बीच राज्यसभा और लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की रविवार को बैठक होगी। लोकसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक रविवार 13 सितंबर को संसदीय सौंध में 11 बजे बुलाई गई है। इसमें मॉनसून सत्र के अहम मुद्दों और अन्य विषयों को तय किया जाएगा। समिति सरकारी विधायी कामों और अन्य विषयों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने का काम करती है। साथ ही समिति स्वप्रेरणा से सरकार को किसी विषय विशेष को लाने का अनुरोध कर सकती है। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी समिति ने लोकसभा से लेकर स्थानीय निकायों के चुनावों के लिए साझा मतदान सूची बनाने की सिफारिश की है। आधार कार्डों में वोटर आईडी को लिंक किया जाए, जिससे चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता हो और कम वित्तीय भार पड़े। भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली समिति ने विधि और न्याय मंत्रालय के अनुदान मांगों पर ATR में ये सिफारिश की। समिति ने अपनी 105वीं रिपोर्ट में 2020-21 की अनुदान मांगों पर सरकार की 60% जवाबों को स्वीकार किया।
सरकार के कदमों की सराहना करते हुए समिति ने सिफारिश की है कि हाई कोर्ट्स, अधीनस्थ अदालतों और टैक्स अपील ट्रिब्यूनलों में जजों की रिक्तियों को भरा जाए ताकि लंबित मामलों में कमी आए। समिति की राय में मुकदमेबाजी पर सरकारी व्यय में रोक लगाने के लिए राष्ट्रीय नीति को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए। समिति ने यह भी कहा कि ई कोर्ट्स परियोजना के तहत न्यायपालिका के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में देरी नहीं होनी चाहिए। समिति ने नोटरियों के मामलों में समय से प्रोसेसिंग और नोटरियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के प्रावधान की सिफारिश भी की ताकि किसी गड़बड़ी की गुंजाइश रोकी जा सके। लोकसभा के चौथे सत्र के दौरान दोनों सदनों और गैलरियों में सांसदों के बैठने की व्यवस्था को अंतिम रूप देते हुए इससे जुड़ी मानक प्रक्रिया यानी कि एसओपी तय की गई। राज्यसभा चैम्बर और गैलरियों में 111 लोकसभा सांसद बैठेंगे, जबकि लोकसभा चैम्बर और गैलरियों में 429 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। प्रेस गैलरियों को छोड़कर बाकी गैलरियों का उपयोग सांसदों के लिए किया जा रहा है। सांसदों के सामानों और प्रपत्रों को सैनिटाइज करने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। कोरोना संकट के नाते लोकसभा के 540 सांसदों को 4 स्थानों पर बिठाने का प्रबंध किया गया है। लोकसभा अध्यक्ष को छोड़कर सदन की 542 सीटों में से बिहार की वाल्मीकि नगर और तमिलनाडु की कन्याकुमारी सीट सांसदों के निधन की वजह से रिक्त है। लोकसभा चैम्बर में 257 और गैलरियों में 172 लोकसभा सांसद बैठेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 60 और गैलरियों में 51 लोकसभा सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में प्रधानमंत्री, मंत्रियों और दलों के नेताओं के लिए पहली 3 पंक्तियों की सीटें तय की गई हैं। बाकी सीटों पर बैठने का फैसला संबंधित दलों के नेताओं की ओर से किया जाएगा। निर्दलीय और गठबंधन से अलग सांसदों के लिए सीटों की व्यवस्था अलग से है। गठबंधनों या दलों के लिए उनकी संख्या के हिसाब से बैठने का प्रबंध किया गया है। सांसदों की सुविधा के लिए सीटों पर उनके लिए स्टिकर संख्या भी रहेगा। सांसदों से कहा गया है कि वो अपनी तय सीट पर ही बैठें। लोकसभा की गैलरियों को छोड़कर बाकी तीनों जगह पर माइक्रोफोन की व्यवस्था है। इन जगहों से सांसद अपनी सीट पर बैठकर चर्चा में भाग ले सकते हैं, लेकिन लोकसभा गैलरियों में उनके लिए पोडियम की व्यवस्था की गई है। दोनों सदनों के बीच ऑडियो सिस्टम एकीकृत होने से सांसद कहीं से बोले तो आवाज सुनाई देने में कोई बाधा नहीं होगी। कोरोना संकट के नाते मॉनसून सत्र के दौरान राज्यसभा सांसदों को 3 स्थानों पर बैठाने की व्यवस्था की गई है। सबसे अधिक 136 सांसद लोकसभा चैम्बर में बैठेंगे, जबकि राज्यसभा चैम्बर में 57 और राज्यसभा की गैलरियों में 51 सांसद बैठेंगे। दोनों सदनों के चैम्बरों में 800 सांसदों की बैठने की व्यवस्था है। गैलरियों की क्षमता अलग है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों के नाते इस बार व्यवस्थाएं बदली हुई हैं। संसद के वार्षिक पास वाले मान्यता प्राप्त संगठनों के मीडियाकर्मी ही इस बार राज्यसभा की कार्यवाही कवर कर सकेंगे। उच्च सदन के 252वें सत्र के दौरान सत्र विशेष के लिए या अस्थायी राज्यसभा प्रेस गैलरी पास जारी नहीं किया जाएगा। कोरोना संकट को देखते हुए सामाजिक दूरी के मानदंडों के अनुसार सिर्फ 15 मीडिया कर्मियों को राज्यसभा प्रेस गैलरी के अंदर और 24 मीडिया कर्मियों को लोकसभा प्रेस गैलरी के अंदर बैठने की अनुमति दी जाएगी। राज्यसभा और लोकसभा दोनों प्रेस दीर्घाओं में मीडिया कर्मियों के लिए 39 सीटें उपलब्ध होंगी। सरकारी मीडिया और समाचार एजेंसियों के लिए राज्यसभा की प्रेस गैलरी में 9 सीटें आरक्षित की गई हैं, जबकि दोनों सदनों की बाकी 30 सीटों के लिए ड्रॉ के जरिए चयन किया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित होने के बाद राज्यसभा की कार्यवाही को कवर करने वाले मीडिया कर्मियों को संसद भवन परिसर को दोपहर 2 बजे से पहले छोड़ने का अनुरोध किया गया है। केंद्र सरकार ने आयुध कारखाना बोर्ड के निगमीकरण की प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में मंत्रियों के एक अधिकार प्राप्त समूह का गठन कर दिया है। रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत सरकार ने बीते 16 मई को ही आयुध बोर्ड की स्वायत्तता, जवाबदेही और क्षमता में सुधार लाने के लिए निगमीकरण का ऐलान किया था। इसी मंत्री समूह में गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, श्रम मंत्री संतोष कुमार गंगवार और केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत के साथ ही पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी हैं।
ये समूह कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों से संबंधित मामलों और मौजूदा कर्मचारियों के वेतन और पेंशन की सुरक्षा से संबंधित मामले हैं। भारत और अमेरिका ने स्वतंत्र, मुक्त और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थापना सहित सभी रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का संकल्प दोहराया है। ये संकल्प शुक्रवार को आयोजित दोनों देशों के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित रक्षा और विदेश विभाग की अधिकारी स्तरीय 2+2 बैठक में लिया गया। बैठक में दोनों पक्षों ने 18 दिसंबर 2018 को वॉशिंगटन में 2+2 मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बाद रक्षा, सुरक्षा और विदेश नीति के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। साथ ही पारस्परिक हितों के लिए सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर बात की और क्षेत्रीय मुद्दों और गतिविधियों का जायजा लिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश के उन 5 युवकों को आज भारत को सौंप देगी जो कि इस महीने की शुरुआत में लापता हो गए थे। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और रक्षा मंत्रालय ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट किया। चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि वो अरुणाचल प्रदेश के युवकों को हमें सौंप दे। कोरोना महामारी के दौरान पैदा हुई मुश्किलों से राहत देने के लिए कई स्टार्टअप्स उभरे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने स्टार्टअप से जुड़ी राज्यों की रैंकिंग जारी करते हुए ये बात कही। इस बार केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों में अंडमान निकोबार और बाकी राज्यों में गुजरात बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं। स्टार्टअप्स को सहायता देने और उन्हें फलने फूलने के लिए बेहतरीन माहौल देने में अंडमान निकोबार और गुजरात बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग 2019 के मुताबिक कर्नाटक और केरल टॉप परफॉर्मर्स रहे हैं और रैंकिंग में लीडर्स हैं महाराष्ट्र, बिहार, ओडिशा, राजस्थान और चंडीगढ़। इसके अलावा पंजाब, तेलंगाना, नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड और हरियाणा को एस्पायरिंग लीडर्स के तौर पर जगह मिली है। साथ ही इमर्जिंग स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, मध्य प्रदेश और असम को चुना गया है। इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि जैविक खेती, सोलर, इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़े स्टार्टअप्स के लिए कई संभावनाएं हैं। Support provided for entrepreneurship in critical sectors, promoting electric vehicles in the country, drones, data analytics, all of these are ideas of the future, are ideas which our startups are deeply engaged in. शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इस रैंकिंग से राज्यों को और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। The result of the second edition of the ranking exercise have been very promising, not only because of the active participation from various states and urban union territories, but by states actively identifying areas of improvement from the first edition and working on them to achieve greater heights. राज्यों में स्टार्टअप्स के लिए कितना अनुकूल परिवेश है, इसको लेकर देश के सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की रैंकिंग वाणिज्य मंत्रालय जारी करता है। भारत आज विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने स्टार्टअप उद्यमों के लिए अनुकूल परिवेश उपलब्ध कराने में गुजरात और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तालिका में पहला स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट किया कि इस दिशा में कर्नाटक और केरल की उपलब्धियां भी अच्छी हैं। केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शुक्रवार को जलवायु स्मार्ट शहर आकलन ढांचा और स्ट्रीट्स फॉर पीपल्स चैलेंज अभियान का शुभारंभ किया। CSCAF का उद्देश्य शहरों को निवेश समेत अपनी योजनाओं को क्रियान्वित करने का दौरान सामने आने वाली जलवायु चुनौतियों से निपटने के लिए स्पष्ट खाका उपलब्ध कराना है। ये चैलेंज देश भर के शहरों को एक समान गलियों के निर्माण में मदद करेगा, जो विभिन्न पक्षकारों और नागरिकों से परामर्श पर आधारित होंगी। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने पेंशन भोगी बुजुर्गों को बड़ी राहत देते हुए जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की मौजूदा समय सीमा में ढील दी है। सभी पेंशन भोगी अब अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जमा करा सकते हैं।
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को घोषणा की। उन्होंने कहा कि इससे पहले पेंशन जारी रखने के लिए जीवन प्रमाण पत्र सिर्फ नवंबर माह में जमा कराया जा सकता था। उन्होंने कहा कि 80 साल से अधिक आयु के पेंशनभोगी 1 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2020 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकेंगे। जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोरोना महामारी और बुजुर्गों को इससे खतरे को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और देश भर में कोविड-19 मरीजों की ठीक होने की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले एक दिन में करीब 70,880 रोगी ठीक हुए। महाराष्ट्र में एक दिन में 14,000 से अधिक रोगी ठीक हुए, जबकि आंध्र प्रदेश में एक दिन में 10,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए। इससे ठीक हुए रोगियों की जो संख्या है वो 36 लाख से ज्यादा हो गई। साथ ही रिकवरी दर जो है वो 77.65% पर पहुंच गया है। 60% ठीक हुए नए रोगी 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश से हैं। पिछले एक दिन में 96,551 नए मामले सामने आए। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 9,43,480 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 पूर्वोत्तर राज्यों में कोविड-19 के लिए किए गए प्रबंधन रणनीतियों और उठाए गए कदमों की समीक्षा की। पूर्वोत्तर राज्यों में कुल मिलाकर देश के कुल सक्रिय मामलों के 5% से कम मामले हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने अस्पतालों में रोकथाम उपायों के निरंतर लागू करने की, जांच में वृद्धि करने और सक्रिय मामलों वाले रोगियों के लिए प्रभावी प्रबंधन की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय औषधि महानियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से यह कहा है कि वो दवा कंपनी एस्ट्राजेनेका द्वारा दूसरे देशों में ऑक्सफोर्ड कोविड-19 टीके का परीक्षण रोके जाने के मद्देनजर के दूसरे और तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण के लिए नए उम्मीदवारों की भर्ती को अगले आदेश तक रोक दें। शुक्रवार को जारी एक आदेश में सीरम इंस्टीट्यूट ने यह भी कहा कि परीक्षण के दौरान अभी तक टीका लगवा चुके लोगों की सुरक्षा निगरानी बढ़ाई जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोविड-19 सर्वव्यापी प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया। प्रस्ताव में महामारी को वैश्विक चुनौतियों में से एक के रूप में मान्यता दी गई है। इसमें एकता, एकजुटता और बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित वैश्विक प्रतिक्रिया पर जोर दिया गया है। मुसाफिरों को बड़ी राहत दी गई है और इसे देखते हुए रेलवे ने आज से 80 नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया। इसके लिए बुकिंग गुरुवार से शुरू हो चुकी है। इन ट्रेनों में शताब्दी, हमसफर और एसी सुपरफास्ट ट्रेनें शामिल हैं। ये नई 80 विशेष ट्रेन दिल्ली, इंदौर, यशवंतपुर, गोरखपुर, पुरी, अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु को अन्य मार्गों से जोड़ेगी। रेलवे के मुताबिक ये ट्रेनें पहले से चल रही 230 विशेष ट्रेनों से अलग होंगी। सभी नियमित यात्री ट्रेनों के संचालन को 25 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन के कारण निलंबित कर दिया गया था। और दिल्ली में आज से सभी लाइनों पर मेट्रो का परिचालन शुरू हो गया है। हालांकि मेट्रो ने ये अपील की है कि लोग पीक आवर्स में यात्रा से बचें और अगर संभव हो तो वर्क फ्रॉम होम जारी रखें। लॉकडाउन लागू होने के बाद से दिल्ली में मेट्रो सेवा भी बंद कर दी गई थी। करीब 5 महीने के लंबे वक्त के बाद 7 सितंबर में मेट्रो सेवाएं फिर से बहाल की गईं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने जेईई मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। जेईई मुख्य परीक्षा के घोषित परिणाम में 24 छात्रों को पूरे 100% अंक मिले हैं। इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश की ये परीक्षा कोविड-19 के कारण 2 बार टली और सितंबर के पहले सप्ताह में हुई। जेईई की मुख्य परीक्षा 1 से 6 सितंबर के बीच हुई। आईआईटी, एनआईटी और केंद्र सरकार के वित्त पोषित इंजीनियरिंग संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली इस परीक्षा के लिए कुल 8.58 लाख छात्रों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से करीब 74% ने परीक्षा दी। जेईई मुख्य परीक्षा 1 और 2 के परिणाम के आधार पर शीर्ष 2.45 लाख छात्र जेईई एडवांस परीक्षा में बैठ सकेंगे। जेईई एडवांस की परीक्षा 27 सितंबर को होनी है और इसमें पास होने वाले छात्रों को आईआईटी में प्रवेश मिलेगा। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 4 सितंबर को समाप्त सप्ताह में $58.2 करोड़ से बढ़कर $542.01 अरब के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक की तरफ से कल जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी गई है।
इससे पहले 28 अगस्त को समाप्त सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 3.88 अरब डॉलर बढ़कर 541.43 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस दौरान स्वर्ण भंडार 32.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 37.52 अरब डॉलर पर पहुंच गया। और इसी बीच रिजर्व बैंक ने बैंकों के मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति के दिशा निर्देश तय कर दिए हैं। इसका मकसद बैंकिंग उद्योग में अनुपालन और जोखिम प्रबंधन को लेकर एकरूपता सुनिश्चित करना है। रिजर्व बैंक की ओर से शुक्रवार को जारी सर्कुलर के अनुसार सीसीओ की नियुक्ति न्यूनतम 3 साल के लिए होगी। निर्वाचन आयोग ने नामांकन पत्रों में उम्मीदवारों के आपराधिक विवरण प्रकाशित करने को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन दिशा निर्देशों के अनुसार नामांकन पत्र में उम्मीदवारों के साथ साथ उनके राजनीतिक दलों और उम्मीदवार के अतीत का आपराधिक विवरण समाचार पत्रों में प्रकाशित और टेलीविजन पर प्रसारित करना होगा। पहली बार ऐसा प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 4 दिन के अंदर कराना होगा। दूसरी बार प्रचार प्रसार नाम वापस लेने की अंतिम तिथि के 5वें से 8वें दिन के अंदर कराना होगा। तीसरी बार ये प्रक्रिया चुनाव प्रचार समाप्त होने के अंतिम दिन से पहले 9 दिन के अंदर करनी होगी। आयोग का कहना है कि इस समय सीमा का पालन करने से मतदाताओं को ज्यादा सोच समझकर अपनी पसंद के उम्मीदवार को वोट देने में मदद मिलेगी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन में व्यापक बदलाव करते हुए शुक्रवार को कांग्रेस कार्य समिति का पुनर्गठन किया, जिसमें पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और कई अन्य वरिष्ठ नेताओं को जगह मिली। संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल की ओर से जारी बयान के मुताबिक नई कांग्रेस कार्य समिति में 22 सदस्य, 26 स्थायी आमंत्रित सदस्य और 9 विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। गुलाम नबी आजाद, मोतीलाल वोरा, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे और लुइजिन्हो फैलेरियो को महासचिव पद से हटा दिया गया है। हालांकि गुलाम नबी आजाद, अंबिका सोनी, मल्लिकार्जुन खड़गे को नई CWC में बरकरार रखा गया है। संयुक्त अरब अमीरात के बाद अब बहरीन इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश बन गया। इजराइल और खाड़ी देश बहरीन अपने संबंधों को पूरी तरह से सामान्य बनाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया है कि 30 दिनों के अंदर इजराइल के साथ शांति समझौता करने वाला दूसरा अरब देश। इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को हल करने के मकसद से जनवरी में अपनी मध्य पूर्व शांति योजना पेश करने वाले राष्ट्रपति ट्रंप ने दोनों समझौता कराने की मदद की है।